हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना पॉलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप वो वीडियो को देख लीजिए। फिर भी मैं आपके लिए ये टॉपिक एक बार रिवाइज कर देती हूँ जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमारे संविधान के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए थे। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। और जो हमारा राज्य है, जब वो कानून बनाएगा तो बनाते वक्त वो इन निर्देशक तत्वों को वो अपने ध्यान में रख के बनाएगा। और इनका जो उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और ये गैर न्यायोचित है, मतलब इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते इन्हें लागू कराने के लिए। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कि निदेशक तत्वों के आर्टिकल्स आज हम आप पढ़ेंगे। मैंने इसमें आपको थोड़े से आर्टिकल पढ़ाए हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आर्टिकल आपको याद होने में भी मुश्किल होती। और हमारा मेन मकसद है टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। तो क्या हुआ था ना कि जो निदेशक तत्व थे, उनका वर्गीकरण हमें संविधान में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने समझ के लिए इसका वर्गीकरण किया है और इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो कुछ सिद्धांत जो है वो समाजवादी सिद्धांत है, मतलब वो सोसाइटी में इक्वलिटी को लेकर हैं, जिनको हम समाजवादी सिद्धांत कहते हैं। कुछ गांधीवादी सिद्धांत है और कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो हमारे जो समाजवादी सिद्धांत हैं, हम उनको पढ़ेंगे। समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं? जो हमारे जिनका लक्ष्य होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। यानी कि जो हमारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, वो एक इक्वेलिटी में हो, मतलब सब लोग समान तरीके से रहें और वो फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से भी समान हो, उनको न्याय मिले। तो यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के साथ कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जो हम समझते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 में क्या दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्वों के, तो इनको हमें याद करना है। याद कैसे होंगे, आप इनको कहीं लिख लीजिए और रोज पढ़ते रहिए और इन्हें समझने की कोशिश करिए रटने की जगह। इनकी खूब सारी ट्रिक भी होती हैं याद करने की, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिक्स आपको बहुत सारी हो जाती हैं तो वो भी आप भूलने लगते हैं। इसलिए बेहतर तरीका है कि हम इन्हें समझें कि इनमें दिया क्या हुआ है। तो मैं इसको कई बार रिपीट करूंगी, सिर्फ इसलिए आप भी मेरे साथ चाहें तो रिपीट करिए ताकि आपको भी ये याद हो जाए। आर्टिकल 38 में दिया था कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। मतलब लोगों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके मतलब उनकी कल्याण को बढ़ाने के लिए जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो लोगों को देना, ये इस आर्टिकल का उद्देश्य था। और सेकंड, इसका एक और पार्ट जो था, जो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया, कि लोगों में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। मतलब ये ऐसा था, मैं आपको समझाती हूँ, कि लोगों को एक से अवसर मिले और लोगों की आय भी समान हो, मतलब असमानता ना हो कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, किसी को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है नौकरियों की, किसी को नहीं मिली है, किसी को बहुत सुविधाएं मिली हैं, किसी को नहीं मिली है। तो एक तरीके से हमारे समाज में असमानता है, इनइक्वालिटी है। तो इसको समाप्त करना हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। और एक ऐसी व्यवस्था बनाना है कि सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ये हमारे आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना अच्छा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व लागू, जैसे आप के मूल अधिकार अगर का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, पर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप नहीं जा सकते। इनको राज्य जो है वो अपनी पॉलिसी में धीरे धीरे शामिल करेगा, जब वो सक्षम होगा, जब उसके पास इतने संसाधन होंगे तो वो धीरे धीरे इनको फॉलो करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों में समानता स्थापित होती जाएगी। जैसे कि हमारा एक है मनरेगा, जिसमें लोगों को जॉब्स मिलती हैं गांव में। तो धीरे धीरे वो इस तरीके की योजनाएं लाएगा कि लोगों को इक्वालिटी मिले। तो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें सबको इक्वालिटी मिले, सब समान हो, सब एक से हो, कोई बहुत ऊपर नीचे ना हो। तो हमारे आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 39 में, कि सभी नागरिकों को जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और मतलब कि
सबको जीवन जीने के लिए पर्याप्त मतलब साधन मिलने चाहिए, ये सबका अधिकार है। दूसरा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। मतलब जो हमारे संसाधन हैं वो एक से बटे हुए हों, किसी के पास बहुत ज़्यादा या किसी के पास बहुत कम ना हो। हमारे संसाधन सबको एक समान बटें, ठीक है? धन का संकेंद्रण रोकना, मतलब ऐसा आप रिपोर्ट्स आती हैं कि इतने लोगों की संपत्ति, मतलब बहुत सारी संपत्ति, जैसे कि कुछ लोगों के पास है सिर्फ 90% पूरे देश की संपत्ति सिर्फ कुछ 10% लोगों के पास है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटी है। तो इन इस चीज को रोकना, इसके लिए ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। इस समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब एक से काम के लिए जो महिला है पुरुष है सबको एक सी इनकम मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं, रिपोर्ट्स आप पढ़ते होंगे कि कितनी कम सैलरी मिलती है वुमेन्स को। चौथा है कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। मतलब जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखना। एंड उसके बाद है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। जो लास्ट वाला है ना वो 42nd, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है CAA, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था हमारे में। तो आर्टिकल 38 में दिया गया था कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले और सबको समानता हो। आर्टिकल 39 में दिया था कि जो हमारे संसाधन है उनका समान वितरण हो, धन का भी समान वितरण हो, एक जगह इकट्ठा ना हो, समान कार्य के लिए समान वेतन है। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा डेली रिपीट करके। मैं आपको ये समझा इसलिए रही हूँ कि आपको इनके अर्थ समझ में आ जाएं कि क्या दिया हुआ है और क्यों दिया हुआ है, जिससे आप जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। आर्टिकल 39A में दिया था समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, यानी सबको फ्री लीगल एड मिले। यानी कि हम अगर कोर्ट जाते हैं तो हमें बिना पैसे के मतलब जो विधिक सहायता है वो मिले। हम भी अगर हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, हम वकील नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने लिए न्याय प्राप्त करने जा सकें। तो ये जो है 39 है, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41, जो है काम पाने, शिक्षा पाने और बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि हम सबको काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, और अगर कोई बीमार है, निशक्त है, तो उसको भी सहायता मिलनी चाहिए अगर वो काम करने के लायक नहीं है। और आर्टिकल 42 में दिया था न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। मतलब काम करने की दशा ऐसी होनी चाहिए कि हम आसानी से काम कर सके, मतलब कि लाइट नहीं है, बहुत घंटे काम करा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को मातृत्व सहायता मिलनी चाहिए, उस टाइम पे छुट्टी और जो जरूरी पोषण है वो सब उनको मिलना चाहिए। आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43 में दिया था सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। मतलब उनको इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि वो खा पी सके और उनके बच्चे पढ़ सके, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, और उनको एक अच्छा जीवन मिले। 43A में दिया था उद्योगों में प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। यानी कि जो कर्मचारी हैं, जब क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री होती है तो उनका जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता है, तो अगर उसके निर्णय सिर्फ जो मैनेजर हैं वो लेते हैं, तो कर्मचारियों को पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर वो हड़ताल वगैरह करते हैं। लेकिन उनको भी जब शामिल करेंगे ना इंडस्ट्री में के प्रबंधन में, तो उनको ही पता चलेगा क्या क्या परेशानियां हैं, और वो इस तरीके से मतलब सहयोग करेंगे। तो उनको भी मिल लेना चाहिए प्रबंधन में। आर्टिकल 47 में दिया हुआ है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। मतलब सबको राइट टू न्यूट्रिशन है ये, कि सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और जीवन स्तर हमारा ऊंचा होना चाहिए, और लोक स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं सब मतलब समाज में इक्वलिटी और जस्टिस लाने के लिए हैं। लेकिन इतना अच्छा है नहीं है, इतना अच्छा एक्चुअली मिलता नहीं है, क्योंकि क्या होता है हमारे इंडिया थोड़ा गरीब कंट्री है, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे रिसोर्सेस आते जाएंगे वो हमारा जो राज्य है
वो इन जो नीति निरीक्षक तत्व हैं जो इतने अच्छे हैं उनको अपने लॉज में शामिल करता जाएगा और लोगों में इक्वालिटी लाता जाएगा। ये इसलिए दिए हुए हैं। आपको थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको एक बार समझा दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप इसको डेली रिपीट करिए, बार बार अपने एक वॉल पे लगा लीजिए, तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसके आगे के आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू।